नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? कि आज हम घटना चक्र के पूर्वालोकन के विषय वाली जो बुक है, तो व्याख्यात्मक सहित प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये पूर्वालोकन में क्या है, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो अपर पीसेस हो, लोअर पीसेस हो, आईएएस हो, किसी भी राज्य के हों, उन सारे प्रश्नों का संकलन दिया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी, इसमें पहले व्याख्या दी गई है और फिर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के साथ उत्तर में भी व्याख्या दी गई है। जो कि रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये पहला सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। ये भारत का संवैधानिक विकास। ये इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, संवैधानिक विकास। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको हम समझेंगे। ठीक है, और उससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं अभी तक आए हैं, उनकी व्याख्या समेत देखेंगे। चलिए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। कि भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में देखते हैं या पढ़ते हैं। पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। देखिए पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सन 1600 ईस्वी में आई थी, वो व्यापार की दृष्टि से आई थी। ये सारा जो भाग है, जो पार्ट है, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास का कुछ भाग इसमें भी है कि भाई ये भी इतिहास है कि संविधान का विकास कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के दृष्टि से, लेकिन बाद में वह भारत में शासन करने लगी। अब शासन करने के लिए उसने जो जो कानून बनाए, जो जो एक्ट वो लेके आई, वो सभी एक्ट इस भाग में आते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1773 से 1853। पहले भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए जो कानून है, जो अधिनियम है, वो हम पढ़ेंगे 1773 से 1853 के भाग। दूसरा भाग ये फर्स्ट है, फर्स्ट भाग। सेकंड भाग, दूसरा भाग, दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। अब आपने सुना होगा 1857 की क्रांति, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को देखते हुए जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत का शासन नहीं संभाल सकती है। इसलिए 1858 में इलाहाबाद में घोषणा करके अब जो है भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंडर कर दिया गया, यानी ब्रिटिश ताज के शासनाधीन कर दिया गया। तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, और अब जो अधिनियम बनाए गए वो ब्रिटिश ताज के अधीन बनाए गए। उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1858 से 1947 तक। आगे चलते हैं। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो कंपनी ने अपना शासन चलाने के लिए अधिनियम लेके आई, उसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एक एक्ट लेके आई ईस्ट इंडिया कंपनी, कब? 1773 में। ठीक है? इसका नाम जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट।
इसमें क्या हुआ, पहले जो होता था वो होता था बंगाल के गवर्नर का पद होता था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। यानी कि पहले वो गवर्नर था, तो पद का नाम था वो गवर्नर था, लेकिन अब उस पद का नाम बदलकर कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत गवर्नर के पद को, बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते, एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब जो गवर्नर जनरल है उसकी जो कार्यकारी परिषद है उसमें 4 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य? 4 सदस्य, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और उनका कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया? 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो प्रश्न ये आता है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। या प्रश्न ये आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। आगे पढ़ेंगे, तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। अब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसमें 4 सदस्य रखे गए। 4 सदस्य रखे गए। वो 4 सदस्य कौन कौन थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक दृष्टि से देख लेंगे। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। आगे बढ़ते हैं, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। आगे पढ़ेंगे, तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। आगे पढ़ेंगे, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में, कब? 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो प्रश्न ये बनता है, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब की गई? 1774 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। आगे पढ़ेंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके नीचे 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये प्रश्न आता है, मुख्य न्यायाधीश बनने वाला उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलजे इम्पे। हम इतिहास में पढ़ेंगे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न ये बनता है कि भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया ईस्ट इंडिया कर्मचारियों का कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
और कर्मचारी निजी व्यापार भी नहीं कर सकते। अब ये भी किसमें किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आगे पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कौन से एक्ट के तहत किया गया? ये एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया? पहले कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखती थी? व्यापार देखती थी। लेकिन उसका एक निदेशक मंडल था, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार देखता था, क्योंकि ये इनका उद्देश्य ही व्यापार करना था जब ये आए थे भारत में। अब इस एक्ट के तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसके कार्यों का वर्गीकरण कर दिया गया। कैसे? राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में, यानी पॉलिटिकल वर्क और ट्रेड से संबंधित जो कार्य हैं। पहले तो सिर्फ व्यापार कर रही थी, लेकिन अब क्या करेगी? अब राजनीतिक कार्य भी करेगी, यानी कि भारत के राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना इन्होंने शुरू कर दिया इस एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो सर्वप्रथम यह राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कौन से एक्ट के तहत किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे पढ़ेंगे। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। मैंने पहले बताया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक निदेशक मंडल था जो सिर्फ और सिर्फ पहले व्यापारिक मुद्दे देखता था। अब एक और बोर्ड बनाया गया जिसको नाम दिया गया नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो क्या देखेगा? अब राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण बोर्ड। तो प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो 1784 माफी चाहूंगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। आगे पढ़ेंगे। 1784 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये जो 1786 का जो अधिनियम है, उसमें जो गवर्नर जनरल है उसको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए विशेष परिस्थितियों में। वह अपने जो कार्यकारी परिषद है उसके निर्णय को निरस्त कर सकता था, यानी अब वो कार्यकारी परिषद जो निर्णय लेती है तो निरस्त करने का अधिकार उसे दे दिया गया और लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। जैसे कि हम आज देखते हैं राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो यही अधिकार है। आगे पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। देखिए, प्रधान सेनापति का मतलब समझेंगे। अब जो सेना है उसका प्रधान कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वो ही ये चीज है। प्रधान सेनापति कौन बन गया अब सेना का? गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी सेना के सारे अधिकार किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास हो रहा है। आगे देखेंगे। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसने प्राप्त किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
यानी कि प्रधान सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। आगे पढ़ेंगे। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो लेके आई थी, वो कुछ सालों के लिए लेके आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। अब इस एक्ट के तहत यानी 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत उसका जो अधिकार है भारत में व्यापार करने का, वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो प्रश्न ये बनता है, कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट। आगे पढ़ेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। प्रश्न ये बनता है कि कौन से एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अब जो है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कौन से एक्ट के तहत लाया गया? 1813 के एक्ट। आगे पढ़ेंगे। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे समझेंगे एकाधिकार का मतलब क्या होता है। देखिए, एकाधिकार का मतलब होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के साथ व्यापार कर रही है, इंडिया के साथ व्यापार कर रही है, ठीक है। उसका एकाधिकार रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की और कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। आगे समझेंगे। इसमें बोला गया कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ये तो बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया है भारत के साथ व्यापार करने के लिए, परंतु दो चीज़ें छोड़ दी गई। एक तो चीन के साथ व्यापार, पहला चीन के साथ, दूसरा चाय का व्यापार। कहने का मतलब ये है कि चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और भारत में जो व्यापार करना है चाय का, वो सिर्फ और सिर्फ अभी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। बाकी जो भी अधिकार हैं वो सारे समाप्त कर दिए गए। परंतु यहाँ पे ये समझने वाली बात है, पूर्णतः एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन से एक्ट के तहत पूर्णतः एकाधिकार समाप्त किया गया। आगे पढ़ेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है 1833 का। 1833 के एक्ट में पहले जो पद होता था वो होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उस पद को बदल दिया गया, अब वो बन गया है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। तो आप समझेंगे इस तरीके से ये जो है पूरे भारत में शासन शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि कौन से एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे पढ़ेंगे। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था।
देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1833 के एक्ट के तहत किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न इस तरीके से आता है या इस तरीके से बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के तहत बना? 1833 के एक्ट के तहत। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी जो व्यापारिक कार्य कर रही थी, कंपनी का जो निदेशक मंडल था वो व्यापारिक कार्य देख रहा था, व्यापारिक कार्य अब वो समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब वो सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी। व्यापारिक कार्य कंपनी के सारे छीन लिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। देखिए प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य कौन से एक्ट के तहत बनाया? 1833 के एक्ट के तहत। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और सर्वप्रथम कानूनी सदस्य या विधि सदस्य बनने वाला व्यक्ति कौन था? मैकाले। कौन था? मैकाले। और सर्वप्रथम परिषद में एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे पढ़ेंगे। इस एक्ट के तहत सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में 1833 में यह किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत के लिए अब कानून बना सकता है। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। यानी कि अब जो भी मंत्री या कोई भी परिषद में कोई भी कर्मचारी बनेगा उसके लिए नियुक्तियों के लिए उनकी योग्यता के लिए एक मानदंड बनाया गया और कोई भी भेदभाव ना हो वो समाप्त कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे। अठारह के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। देखिए विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति, इसको समझेंगे। विधायी शक्तियां वो हैं जिसके अंतर्गत कानून बनेंगे। विधायी शक्तियां क्या है? कानून बनाएंगी और कार्यपालिका शक्तियां उनका पालन करवाएंगी। तो विधायी शक्तियों को और कार्यपालिका शक्तियों को पृथक कर दिया गया कौन से एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रश्न ये आता है कि विधायी शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अब जो है कानून विधि संस्था बनाएगी और कार्यपालिका उसका पालन करवाएगी। कौन से एक्ट के तहत बात हुई है? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई यानी कानून बनाने के लिए अब एक विधान परिषद होगी जिसे बोला गया भारतीय विधान परिषद, जो कि केंद्रीय होगी, क्योंकि पूरे भारत में कानून बनाएगी। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यानी कि जो भी सिविल सेवक हैं उनकी भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता होगी। पहले तो
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा जो सिविल सेवक थे उनको चुना जाता था, लेकिन अब क्या होगी, प्रतियोगिता होगी। जैसे कि होता है रिटन एग्जाम होता है, उसी तरीके से ये कौन से एक्ट के तहत किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये था सारा व्याख्यात्मक भाग जो हमने भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। हमने अभी पढ़ा, ये पूछ रहा है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कौन सा अधिनियम था, कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन कब की गई, 1774 में। ये व्याख्या हम देख चुके हैं कब की, अगर पूछे प्रश्न बने कब की गई तो 1774 में। और इसमें क्या किया गया, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके नीचे अन्य तीन न्यायाधीश होंगे। व्याख्या देख लेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन, सर एलिजा इम्पे। आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। पहला कथन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। कहाँ, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। अन्य कथन, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हमने व्याख्या देखी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। और कब की गई, 1774 में की गई। ये 1774 में की गई। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये कथन गलत है, क्योंकि पहले कौन थे, एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्पे बने थे, केवल एक। आगे पढ़ते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। ये ए है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। ये नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई, नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अन्य है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, जो कि क्या देखेगी, राजनीतिक मुद्दे देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, वो राजनीतिक मुद्दे देखेगी। और ये किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिकरण 1773, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई
1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई 1813 में। कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई 1813 में, और पहले कानूनी सदस्य कौन बने थे? मैकाले। मैकाले बने थे। इससे हमारा आंसर सही होता है बी। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेंगे। नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि कौन थे? पहले कानूनी सदस्य मैकाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद व आंग्लविद विवाद। देखिए तीनों ही सही हैं, इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन सही हैं। व्याख्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। ये 1813 के चार्टर एक्ट में प्रतिवर्ष शिक्षा में कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया? 1 लाख रुपए। लेकिन कौन सी शिक्षा? वेस्टर्न शिक्षा, यानी पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के लिए। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। देखिए 1823 में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। यही कमेटी क्या करेगी? 1 लाख रुपए देगी शिक्षा के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा में व्यय किए जाएंगे। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग 1828-1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया ताकि अंग्रेजी का प्रसार हो। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एसटी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देना चाहते थे वो कौन थे? उनके समर्थक कौन थे? ट्रेवलियन। लेकिन प्रिंसेप जो है प्राच्य शिक्षा, यानी कि जो हमारी पुरानी शिक्षा जिस भाषा में चल रही है, प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे प्रिंसेप। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए हमने पढ़ा था अभी 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, परंतु दो चीजें, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं समाप्त हुआ है एकाधिकार, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। बताया 1813 के चार्टर एक्ट में
व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त नहीं हुए थे, क्यों? चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया गया था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न दो तरीके से बनते हैं। पहला ये कि कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1833 के एक्ट के तहत। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया गया? 1813 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर देगा। बिल्कुल सही है पहला कथन, हमने अभी पढ़ा। अन्य कथन, इस कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सदर कर दिया गया। बिल्कुल सही है दूसरा कथन, कि अभी ये एकाधिकार समाप्त करते जा रहे हैं ताकि बाद में जो शासन चलाए वो ब्रिटिश क्राउन चलाए। ये भी सही है। अन्य कथन, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये कथन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भाई पूर्णतः भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के अधीन नहीं आया है। ये 1858 की जब घोषणा होगी उसके बाद जो है भारत का समस्त राजस्व अधिकार है, जो नियंत्रण है, वो ब्रिटिश संसद के अधीन आ जाएगा। इस प्रकार हमारा केवल कथन 1 और कथन 2 सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया, यानी उसको 20 वर्ष और बढ़ा दिया अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। सही बात है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1, 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 बताया आपको, 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। कब लाया गया? 1858, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनेगा वो 1858 में बनेगा। विशेषकर राजस्व प्रशासन की में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनेगी 1858 में। इसकी व्याख्या इतिहास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? कहने का मतलब यह है कि कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव हो गया, यानी कि वो भी अब प्रशासन में भाग ले सकते हैं। तो ये कौन से एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट के तहत। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। अर्थात कोई भी भेदभाव नहीं होगा भारतीयों के साथ, और वह प्रशासन में भाग ले सकते हैं। ये कौन से एक्ट में बोला गया? 1833 के एक्ट में बोला गया, और धारा संख्या कौन सी थी? 87। अब जो है भारतीय भी प्रशासन में भाग ले सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा
प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। यही धारा जो है आने वाले समय में राजनीतिक आंदोलनों में मुख्य धारा बनेगी, क्योंकि अब जो है भारतीय प्रशासन में भाग लेते हुए जो है कार्य कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और ये कौन से एक्ट में किया गया? 1833 के एक्ट में। धारा संख्या कौन सी मानी जाएगी? धारा संख्या 87। आज का ये व्याख्यात्मक विवरण यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नमस्कार।